जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है? करें स्टार्ट। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, बार बार कॉल मत कीजिए। थोड़ा सा ये शो कीजिए कि आप में मैच्योरिटी है। क्लियर? क्लास हमेशा लगती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैच्योरिटी लाइए। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी इस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हम टेक्निकल काम करें या फिर फोन उठाए, थोड़ा सा समझदार बनिए। करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। मैच्योरिटी लाइए, बिना मैच्योरिटी आपका जीवन खत्म है। आप में और फिर जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं है बिना मैच्योरिटी के। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बिल्कुल क्लास होगी और 100% होगी। अगर नहीं होगी तो 1 घंटे पहले मैसेज आएगा आपके पास कि आज इस रीजन की वजह से क्लास नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्कैनर है। 1-2 दिन से सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए। कल या परसों तक सिस्टम सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आवाज खराब आती है तो बता दीजिए, क्लास वापस लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का क्या नाम है? सबसे पहले मैंने इनपुट आउटपुट स्टार्ट किया था, और इनपुट आउटपुट में सबसे पहले मैंने कीबोर्ड करवाया था। और मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई क्वेश्चन है जो कीबोर्ड में मैंने टच नहीं करवाया हो। आ ही नहीं सकता। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे सोल्व करवा दिए। बच्चों इसके बाद मैंने लिया था प्रिंटर, और प्रिंटर में भी मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको करवा दिया कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था कि प्लॉटर की खोज कब की थी और किसने की थी, और ये देख लेना आपके हिसाब से। बाकी कुछ बच्चों ने उसके आंसर भी दिए, वो चेक कर लेना। कोई 1953 बता रहा है, कोई 1955 बता रहा है। ये काम आप गूगल से सर्च करके कर लीजिए। क्लियर? कल तक मेरे को इसका जवाब चाहिए, भेज देना आप जवाब। आज चलते हैं अपन स्कैनर। अब बच्चों स्कैनर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्कैनर क्या होता है, कौन कौन से स्कैनर चल रहे हैं, ओसीआर कैसे काम करता है, एमआईसीआर कैसे काम करता है, इनका यूज क्या है, बीसीआर का यूज क्या है। क्लियर बच्चों? इनके यूज को देखेंगे अपन। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, लेकिन पहले सुनना। कल जीके की क्लास में भी ऐसा ही हुआ था। क्वेश्चन सर ने स्टार्ट किया चौहान वंश, और तुमने क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट कर दिया। नौकरी उसकी लगेगी जिसमें सुनने की कैपेसिटी है। सर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया नहीं, टॉपिक को लेके नहीं गए। 4-5 दिन का टॉपिक है, उसका एंड तक पहुंचा नहीं, उससे पहले क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। अरे पढ़ाने तो दो, पढ़ाने तो दो। आप में मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है आपके अंदर। सुनिए, एक आरएस कैसे पढ़ता है, विचार करो। उसको वो पहले सुनता है, अपने पास पेन कॉपी रखता है, लिख लेता है कि सर को लास्ट में ये क्वेश्चन पूछूंगा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा। तुम क्वेश्चन चलने नहीं देते, उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हो, खत्म हो जाओगे। बच्चों ऐसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, अधूरा ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले पढ़ाने दो उनको। जीके लिस्ट रखो, पेन कॉपी रखो, लिख लो ये क्वेश्चन मेरे को लास्ट में पूछना है। जब सर का टॉपिक खत्म हो जाए कि लो आज चौहान वंश खत्म हो गया, फिर पूछो ना। किसने मना किया है पूछने से? गूगल से सर्च कर करके पूछो, कुछ भी पूछो। बहुत टैलेंटेड टीचर है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने तो दो। एक अक्षर स्टार्ट किया नहीं, उससे पहले 20 क्वेश्चन आपने पुटअप कर दिए। क्या बताएंगे वो? आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे या पढ़ाएंगे? सोचिए जरा, सोचिए। क्लियर? सोचिए थोड़ा। चलिए आज अपना टॉपिक है। टॉपिक क्या है बच्चों? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर का इतना सा कंसेप्ट समझना। मान लीजिए मेरे को कोई कॉपी के अंदर लिखा हुआ मटेरियल मिला, या रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ मटेरियल मिला, और तुम चाहते हो कि सर इस मटेरियल को मैं अपने कंप्यूटर में लेना चाहता हूं। तो आप बताइए, वो जो आपको मिला कॉपी में लिखा हुआ या पेपर में लिखा हुआ या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ मटेरियल, अगर आपको कंप्यूटर में लेना है तो फिर इसके लिए यूज करोगे आप स्कैनर। स्कैनर का क्या कंसेप्ट है मैंने आपको समझा दिया कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। प्रिंटर का जस्ट अपोजिट है स्कैनर। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन पूछना, लेकिन लास्ट में पूछना, पहले सुनना अच्छी तरीके से। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। तो फिर स्कैनर हुआ क्या? तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों हुआ? क्योंकि जो भी आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट था, जो भी आपके पास कॉपी के अंदर टेक्स्ट था, या रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जब किताबों में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो हार्ड कॉपी थी, उसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कौन से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया? सॉफ्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों याद रखिए, स्कैनर का क्या काम है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। प्रिंटर का क्या काम था? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना। प्रिंटर आउटपुट का काम करता था, और जो स्कैनर है वो इनपुट का काम करता है।
बच्चों यहां तक क्लियर है सबके? अच्छा, कोई ये पूछ ले कि आप बताओ स्कैनर में इनपुट क्या होता है, तो स्कैनर अगर ये है बच्चों, अगर स्कैनर ये है तो याद रखिए स्कैनर का जो इनपुट होता है वो हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी को ये किसमें चेंज कर देता है? ये सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। किसमें बच्चों? सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करती है। बच्चों क्लियर? हार्ड कॉपी का मतलब मैंने बार बार बताया आपको, पेपर है, रजिस्टर है। बच्चों क्लियर? जो बाहर लिखे हुए टेक्स्ट है उनको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। डिजिटल टेक्स्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। डिजिटल सिग्नल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ध्यान से क्लियर हो गया होगा बच्चों? अब चलते हैं अपन आगे, कौन कौन से स्कैनर आए। तो स्कैनर तो बहुत सारे आए बच्चों। देखिए, अगर मैं बात करूं स्कैनर की, तो सबसे पहला स्कैनर है, चलिए, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बच्चों क्लियर? ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल, एम का मतलब होता है मार्क। बच्चों क्लियर? और आर का मतलब क्या होता है? रीडर। इतना समझिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बहुत सारी बुक में रिकॉग्नाइजर भी होता है, याद रखिए दोनों सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजर। रीडर, रीडर क्या होता है? जो रीड करता है बच्चों। बच्चों क्लियर? तो OMR क्या है? OMR एक मशीन है जो OMR सीट के डेटा को रीड करती है और उसका डेटाबेस बनाती है, और डेटाबेस को ओरिजिनल डेटाबेस से कंपैरिजन करती है, और कंपैरिजन करने के बाद ये बताती है कि किसी बंदे के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? OMR क्या होता है तो मैं ये आपको समझा देता हूं। देखिए, OMR का अगर मैं कंसेप्ट लूं, देखो बच्चों, ये OMR सीट है। इस OMR सीट के अंदर जब मैं इनको भरता हूं, इन गोलों को, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको भर दिया। बच्चों अगर मैंने इसको भरा या फिर इसको भरा और इसको भरा, तो बच्चों जब मैं इसको इसके अंदर से निकालता हूं, देखिए ये क्या है? ये OMR मशीन है या OMR है, OMR मशीन है बच्चों ये। तो बच्चों जो OMR सीट है, इसको OMR सीट कहते हैं। ये मशीन में से जब गुजरती है तो बच्चों जहां जहां पर ये ब्लैक डॉट लगे हुए हैं, ये क्या करती है? इसके ऊपर से लेजर या ऑप्टिकल लाइट, यानी लाइट गुजारती है। अब बच्चों जहां जहां पर भी डॉट लगे हुए हैं वहां से लाइट पास नहीं होती है। जहां जहां पर भी आपने भरा है, ब्लैक ब्लैक किया है, वहां से लाइट पास नहीं होती है, बाकी हर जगह से लाइट पास हो जाएगी। तो बच्चों मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑप्शन में क्या भरा? सी भरा है। सी भरा है, इसका मतलब सी से आपकी लाइट पास नहीं होगी। बच्चों क्लियर? और वो क्या करेगा? आपका डेटाबेस बना लेगा। ये आपका डेटाबेस है, और आपने क्या भरा? फर्स्ट में सी भरा, ये लिख दिया उसने। फिर सेकंड में मान लीजिए आपने ए भरा, ऐसे डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस को ओरिजिनल डेटाबेस से, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? ओरिजिनल डेटाबेस से क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। बच्चों क्लियर? सॉफ्टवेयर क्या कर देता है? इन दोनों को कंपैरिजन कर देता है, कितने राइट है कितने रॉन्ग है वो निकाल लेता है, और फिर कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बता दिया जाता है। मेरे हिसाब से OMR क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली चीज, OMR की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि OMR का यूज क्या है। तो OMR का यूज उत्तर बच्चों का जो एक तरीके से ये मान के चलिए, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, क्लियर, उस पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए OMR काम में लिया जाता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल के सिद्धांत पे काम करता है। क्या होता है? एक OMR मशीन होती है जो लाइट पास करती है पूरे पेपर के ऊपर से। बच्चों ये पेपर की साइज फिक्स होती है, इसके ऊपर से लाइट गुजारती है, जहां पर ब्लैक कर देते हैं वहां से लाइट नहीं गुजरती। जहां से लाइट नहीं गुजरती वहां का डेटाबेस बन जाता है। ओरिजिनल डेटाबेस से उसको कंपेरिजन कर लिया जाता है, जितने सही जितने गलत है वो निकाल लिए जाते हैं, और फिर जैसी मार्किंग है वैसी मार्किंग कर दी जाती है। क्या ये क्लियर है सबके? तो याद रखिए, इसमें दो ही कंसेप्ट है, दो चीज आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा पढ़ाता बहुत ज्यादा हूं, लेकिन लास्ट में ये भी बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन केवल दो ही जगह से बन सकते हैं। एक तो OMR की फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ये कि एक सिद्धांत पे काम करता है, तो ये ऑप्टिकली सिद्धांत पे काम करता है। बच्चों क्लियर? उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज करते हैं, तो याद रखना OMR यूज करते हैं। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट OCR के ऊपर। बच्चों OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है OCR? तो सुनना बच्चों, पहले सुनना, लास्ट में क्वेश्चन पूछना, जितना पूछना चाहो उतना पूछना, लेकिन लास्ट में पहले सुनो, नॉलेज बढ़ाओ। OCR क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वहां मार्क रीडर था, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। बच्चों OCR का मतलब वही ऑप्टिकल, एक अहम बदला है, वह मार्क है या कैरेक्टर है। तो ऑप्टिकल
सी का मतलब क्या होता है, करेक्टर, करेक्टर, और फिर आर का मतलब क्या होता है बच्चों, रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अब बहुत सारी जगह रीडर हो तो ज्यादा बेस्ट है, रिकॉग्नाइजर है तो रिकॉग्नाइजर भी चल जाएगा बच्चों। क्लियर, क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ओसीआर क्या काम करता है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आजकल जो आपके मोबाइल का कैमरा है वो एज ए ओसीआर काम कर सकता है। ओसीआर देखिए, ओएमआर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो अलग से लानी पड़ती है। आपका जो मोबाइल है वो ओएमआर का काम नहीं कर सकता बच्चों। क्लियर, आपका जो मोबाइल है वो बारकोड का काम नहीं कर सकता, आपका जो मोबाइल है वो एमआईसीआर का काम नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो मोबाइल है उसका कैमरा ओसीआर का काम कर सकता है। ओसीआर क्या है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं। मान लीजिए एक बुक है, इस बुक के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं बच्चों। क्लियर, इस बुक के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप चाहते हो इन टेक्स्ट को यूज करूं और इसमें थोड़ा चेंज भी करूं, तो बच्चों अपन क्या करते हैं, अपन गूगल प्ले स्टोर से ओसीआर सॉफ्टवेयर निकाल लेते हैं, ओसीआर सॉफ्टवेयर, ओसीआर सॉफ्टवेयर या ओसीआर के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। कहां से बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से। ओसीआर बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे, ओसीआर निकाल लीजिए। अब ओसीआर में क्या करते हैं, इस डेटा को, मान लो ये कोई बुक है, इस बुक के इस डेटा को लेना है, यहां से यहां तक को लेना है, अपन क्या करते हैं उसको स्कैन करके बच्चों उसको अपन फोटो खींच लेते हैं, जो भी क्रॉप करना है, जो भी करना है कीजिए, फिर उसको अपन कहां लेके जाते हैं, ओसीआर के अंदर लेके जाते हैं बच्चों। क्लियर, अब ओसीआर क्या करता है, इनको अभी तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब ये ओसीआर के पास से गुजर जाते हैं तो ये बोलता है कि आपको इसको पीडीएफ बनाना है या टेक्स्ट फाइल बनानी है या कुछ और बनाना है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। अब बच्चों इनमें कोई चेंज करना है तो आप कर दीजिए, मान लो बीच में यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ पर मान लीजिए जय हिंद लिखना, आपको बीच में जय हिंद लिखना है तो बच्चों आप लिख दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए। तो ओसीआर का क्या यूज है बच्चों, करेक्टर को रीड करता है, जो करेक्टर है उनको रीड करता है, जो टेक्स्ट है उनको रीड करता है बच्चों। करेक्टर याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, करेक्टर, वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं, करेक्टर को रीड करता है। तो बुक्स में अगर कोई चेंज करना है या बुक्स का मटेरियल लेना है, आजकल एक बुक में हजारों पेज आते हैं, क्या उन सबको टाइप कराने बैठोगे क्या आप, नहीं। आप क्या करोगे, एक अच्छा सा ओसीआर सॉफ्टवेयर निकालिए गूगल प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड कीजिए, उस हजारों पेज की जो बुक है उसको क्या कर लीजिए, उस ओसीआर से कैमरे के थ्रू स्कैन कर लीजिए, उसको लेकर आपको क्या करना है, जो उसमें चेंज करना है कर लीजिए, कर लीजिए। फिर उसका जो फॉर्मेट बनाना है, पीडीएफ बनाना है, टेक्स्ट बनाना है, कुछ और बनाना है तो बना दीजिए बच्चों। ये ओसीआर का काम है। ओसीआर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर केवल करेक्टर को रीड करता है, जो टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करता है और परफेक्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है जो आपको चाहिए। क्लियर है बच्चों, आजकल क्या यूज आ रहा है, मान लो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी हैंड राइटिंग के अंदर बहुत सारे नोट्स लिख देते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये जो मेरी हैंड राइटिंग वाले नोट्स है इनको मैं टाइपिंग वाले नोट्स में कन्वर्ट करूं, तो बच्चों कर सकते हो। ऐसे ऐसे होशियार आ रहे हैं जो हैंड राइटिंग को लेकर उसको एज ए टाइप टेक्स्ट की तरह कन्वर्ट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास होशियार का सॉफ्टवेयर कौन सा है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं वो होशियार को सपोर्ट करने वाले मोबाइल आ रहे हैं। ओसीआर एक क्या है, ओसीआर एक स्कैनर है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो करेक्टर को रीड करता है, ऑडियो वीडियो को रीड नहीं करता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो 15 मिनट में मैंने बोला, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, ओएमआर क्या होता है और ओसीआर क्या होता है, ओसीआर का यूज क्या है, करेक्टर, करेक्टर जो भी आपकी बुक या पेज है उन सब के अंदर जो करेक्टर होते हैं उनको आपको लेना है, लाइनों को लेना है, कुछ चेंज करना है, ओसीआर से गुजारना होता है बच्चों। क्लियर सर, सेप हो तो नोट्स में, टेक्स्ट कोई भी हो, टेक्स्ट कोई भी हो उसको कन्वर्ट करता है, सेप नहीं। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, डायग्राम को नहीं, डायग्राम को नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होता है उनको कन्वर्ट करता है। वीडियो हो तो नहीं करेगा, ऑडियो हो तो नहीं करेगा, बोल दिया मैंने पहले ही। क्लियर है बच्चों, टेक्स्ट कोई भी हो, टेक्स्ट कोई भी हो, लाइन वाले टेक्स्ट हो, अल्फाबेटिक टेक्स्ट हो, करेक्टर टाइप टेक्स्ट हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट ये भी जो भी कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है उनसे जो लिखे जाते हैं वो सब टेक्स्ट है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन बीसीआर, बार कोड रीडर। देखो बच्चों बीसीआर क्या होता है तो सुनना, बीसीआर बार कोड रीडर, बच्चों ये क्या होते हैं, बार कोड रीडर में क्या होता है, ऑलरेडी राइट उसको ही, तो बच्चों ओसीआर काम ही इसलिए आएगा
अगर आपको अभी लिखना है तो फिर ओसीआर की जरूरत क्या है? ओसीआर फिर तो आप वर्ड में ही लिख दो, क्यों परेशान होते हो? अरे आपको लिखे हुए मटेरियल को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है तो ओसीआर काम में लीजिए। हाँ जी सगना कुमारी, मैंने जो वर्ड बोला सर ऑलरेडी राइट उसी को चेंज करते हैं क्या? तो बच्चों ओसीआर बना इसलिए है कि ऑलरेडी राइट को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपको लिखना ही है तो ओसीआर की क्या जरूरत है? क्यों पैसे खर्च करते हो? समझ में आ गया? ओसीआर मशीनों की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? अरे उसका यूज समझ में आया क्या आपके? जो पहले लिखे हुए हैं आपको टाइप करने से बचना है, हजारों पेजों की टाइप करने से बचना है। बच्चों अपन तो एक दो पेज में काम करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हजारों पेज पे काम करना है, तो क्या हजारों पेज बार बार टाइप कराएगा क्या कोई बंदा? नहीं, ओसीआर होते हैं, बड़े बड़े ओसीआर होते हैं, हजारों पेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। कर्सिव राइटिंग में कन्वर्ट करना है, कैसे भी कन्वर्ट करना है, जैसा होशियार होगा वैसे काम हो जाएगा। एक बार बताओ, आप बहुत बार सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कभी तुम बोल्ड कर देते हो, कभी तुम इटालिक कर देते हो, ये क्या है? उसमें फैसिलिटी है, जैसे चाहो वैसे चेंज कर लो। अब तो समझ में आ गया होगा ओसीआर क्या है? करेक्टर को स्कैन करने वाला एक डिवाइस है बच्चों, क्लियर? और उस डिवाइस में सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे टेक्स्ट या फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? इससे ज्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। क्लियर बच्चों? ये कह रहा है होशियार क्यों यूज करे? मत करो मत करो मत करो, आराम करो, कुछ मत करो। आज तक कुछ यूज किया ही नहीं, आज तक कुछ यूज किया ही नहीं। आराम करो, आराम करो, मत करो, यूज मत करो। मैंने कब कहा तुम यूज करो? मैंने नहीं कहा यूज करो, तुम्हारी मर्जी है तो करो, न तो आराम करो। ठीक है, नेक्स्ट। बीसीआर क्या होता है? बीसीआर का मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछो बच्चों, कभी मेरे अटैक आ जाएगा। बहुत मासूम हो बच्चों, कभी अटैक लाओगे तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के। क्यों यूज करे? इसी दुनिया के हो क्या? इसी दुनिया के हो क्या? ठीक है, करे स्टार्ट। बच्चों बीसीआर क्या होता है? किसने कहा तुम यूज करो? बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। बच्चों क्लियर? अच्छा बार कोड क्या होता है? तो सुनिए बच्चों, बार कहां देखा आपने? कोई प्रोडक्ट लगा हुआ होगा उसके ऊपर बार होगा। क्लियर? जिसने भी टैक्स पे किया उनको बार अलॉट करती है गवर्नमेंट। अब बच्चों जो बार होता है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? मान लीजिए कोई बार है, ये बार बना हुआ है, तो बार बच्चों इस तरीके से बनता है, आप सबको पता है। बच्चों बार की ऊंचाई से मतलब नहीं है, इन बार के बीच में जो गैप होता है इससे मतलब होता है बच्चों। और बार के बोल्डनेस के ऊपर, थिकनेस के ऊपर मतलब होता है। याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैप और थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो बार होते हैं उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन? कि इस कंपनी का, इस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ, ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, लोकेशन क्या है इसकी, ये प्रोडक्ट है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। बच्चों क्लियर? इस प्रोडक्ट पे छूट क्या चल रही है, छूट क्या चल रही है, समझ पा रहे हो क्या? ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कौन सी लोकेशन पे बना है। बच्चों इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत है। बच्चों ये वेज है या नॉन वेज है। बच्चों इसके ऊपर छूट क्या चल रही है, डिस्काउंट क्या चल रहा है। बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन इन बार के अंदर होती है। इन बार की इंफॉर्मेशन को आप बदल सकते हो। बच्चों याद रखना, इस बार को जैसे ही एसेस करते हो, इन बार को जैसे ही एसेस करते हो तो उसके लिए बार कोड रीडर चाहिए। बार कोड रीडर, इसकी थिकनेस और इनके बीच में गैप। एक बार एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन गेट के अंदर आया था बच्चों, और वो क्वेश्चन था क्या कि बार कोड रीडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होल्ड होती है वो बार की लंबाई में होती है, बार की मोटाई में होती है। याद रखना, बार की मोटाई में होती है। इन अलग अलग मोटाई का अलग अलग मतलब होता है। थोड़ा पतला मोटा होगा तो उसका अलग मतलब है, थोड़ा और मोटा होगा, मोटा ऊंचा नहीं, मोटा, मोटाई के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। बार के बीच में जो गैप होता है, अगर गैप ज्यादा है तो अलग इंफॉर्मेशन होती है और गैप कम है तो अलग इंफॉर्मेशन होती है। बार कितने भी ऊंचे बना दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दीवार पे बनाना है तो बहुत ऊंचे बनेंगे, और बच्चों अगर दीवार पे नहीं बनाना, छोटे से पेज पे बनाना है तो छोटे बनेंगे, और चलिए छोटी एक लाइन में बनाना है तो और छोटे बनेंगे। बार की ऊंचाई के ऊपर मतलब नहीं है। याद रखना, बार की मोटाई और दो बार के बीच में गैप के अंदर इंफॉर्मेशन होल्ड होती है। जैसे कि इससे गैप अलग अलग करोगे वैसे वैसे अलग अलग बार बनते जाएंगे। जैसे जैसे मोटाई बढ़ाओगे, कम करोगे, वैसे वैसे अलग अलग बार बन जाएंगे। इस दुनिया में करोड़ों प्रोडक्ट है बच्चों, करोड़ों प्रोडक्ट है, सबके लिए बार सिस्टम अलग अलग है। बच्चों क्लियर? एक ही कंपनी के अंदर 50 प्रोडक्ट है, 50 के 50 के बार अलग अलग है।
समझ जाइए ये कंपनी कहाँ है, लोकेशन बता देता है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है ये बता दिया जाता है, इस कंपनी ने टैक्स कितना पे किया ये बता दिया जाता है, प्रोडक्ट अगर खाने का है तो वेज है नॉन वेज है ये बता दिया जाता है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज शामिल है वो सब इंफॉर्मेशन बार के अंदर होती है। एक प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, बार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, बार। अब बार में जो इंफॉर्मेशन है क्या वो बदलती रहती है क्या, यस। अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो सिर्फ फिर बार को अलग अलग कैसे करें, मोटाई बदल के, दो बार के बीच में गैप बना के। सर ये बार कौन अलॉट करता है, कंपनी खुद बनाती है या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको मिलता है? बिल्कुल, जब रजिस्ट्रेशन कराते हो आप किसी कंपनी को, रजिस्टर्ड कंपनी को ये मिलता है। अगर कोई लोकल कंपनी है तो उसको बार की जरूरत ही नहीं है, 5 की चीज 6 में बेचो, 6 की चीज 7 में बेचो, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। वो एक तरीके से काला बाजारी हो गया या स्टार्टिंग स्टेज की कंपनी हो सकती है। लेकिन बच्चों जब अपन मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जाते हैं या रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर जाते हैं तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, बार। इनको प्रोडक्ट बार कहते हैं और इनको रीड करने वाले को बार कोड रीडर कहते हैं। बार कोड रीडर एक स्कैनर होते हैं जो बार को रीड करके बार के अंदर छुपी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। क्लियर बच्चों? आप जाइए किसी, मान लीजिए जियो मार्ट के अंदर गए, रिलायंस फ्रेश के अंदर गए, वहां जाते ही आपको बार रीड करके वो अपना आपका बिल भी काट देता है, छूट भी बता देता है, सब कुछ बता देता है। तो फिर इसका मतलब इनको अपडेट करना पड़ता होगा, यस। कौन अपडेट करता है? जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग अपडेट करते हैं, तुम थोड़ी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा बच्चों? अभी रक्षाबंधन आ रहा है, छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कैसे पता चलेगा छूट कितनी है क्या है? बार को रीड करो, अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। क्लियर? इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार कोड रीडर के अंदर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बार की थिकनेस और बार के बीच में गैप में इंफॉर्मेशन होल्ड होती है, बार की ऊंचाई पे नहीं होती। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, MICR। चलो बार समझा देता हूं मैं, ये बार क्या होता है तो देख लीजिए आप। देखो बच्चों ये बार है, क्लियर? देखिए कुछ बार मोटे हैं, कुछ बार के बीच में गैप ज्यादा है, कुछ के बीच में गैप कम है। समझ में आ गया होगा? ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपके लेवल पे जो क्वेश्चन है। व्हाट टेक्नोलॉजी यूज इन BCR, बताया ना। BCR क्या करता है? स्कैन करता है, इनको स्कैन करता है बच्चों। BCR क्या करता है? इनको स्कैन करता है, स्कैन। समझ में आ गया होगा? ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, इतने डीप में मत जाओ आप, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये होता है, देखिए ये होता है बार कोड रीडर, जो अपन स्कैनर बोलते हैं। ये बार को रीड कर लेता है बच्चों। क्लियर? कैसे रीड करता है? स्कैन करता है, ये स्कैन करता है, ऑप्टिकली स्कैन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली स्कैन। क्लियर बच्चों? ऑप्टिकल स्कैन मतलब क्या होता है, यहां से रेज आती है, रेज इससे टकराती है बच्चों, ये बार एज इट इज इसके अंदर बन जाता है, फिर उसको स्कैन कर लिया जाता है। वापस सुन लीजिए, ये जो बार होता है ये इसको स्कैन करता है, ये स्कैन कॉपी इसके अंदर आती है, फिर उसको एनालाइज करके ये बता देता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकली स्कैन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली स्कैन। स्कैन टेक्नोलॉजी यूज करता है, ऑप्टिकली स्कैन करता है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ लाइट डालते हैं, लाइट जब जाती है तो इस बार की इमेज यहां पर बन जाती है, इस बार की इमेज यहां पर बन जाती है, और फिर उसको रीड कर लिया जाता है कि ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर है क्या? सर इसकी भी ऐप होती है क्या? नहीं, ये तो बार कोड रीडर अलग आते हैं। OCR की ऐप मिल जाएगी आपको, OCR की ऐप मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? आपके मोबाइल के अंदर ये नहीं होता है, आपके मोबाइल के अंदर ये नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ गया? ये अलग से डिवाइस होती है। कैमरे का जो यूज है वो OCR की तरह हो सकता है, केवल उसमें सॉफ्टवेयर डालिए किसका, OCR का। क्लियर? धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, आप टेंशन मत लो। ये क्लियर है क्या बच्चों? एक बंदे ने पूछा था कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो याद रखना यहाँ से ऑप्टिकली इसको स्कैन कर लिया जाता है, इनके बीच में जो गैप होता है उसको और इसकी थिकनेस को देखकर उसको आगे इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है, और फिर उसको चेक कर लिया जाता है। बच्चों जैसे फिंगरप्रिंट होता है ना, वैसा सिस्टम है ये। फिंगरप्रिंट होता है वैसा सिस्टम है। हर सब बंदों के अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही हर प्रोडक्ट का अलग अलग क्या होता है, बार। जैसे ही फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपन, उसको स्कैन कर लिया जाता है, ऑप्टिकली स्कैन करके डेटाबेस में मैच कर लिया जाता है, वैसा ही का वैसा है। वो याद रखना, वहां पर थंब इंप्रेशन होता है, यहाँ पर बार का इंप्रेशन होता है।
क्लियर बच्चों? ओसीआर कैसा होता है? ओसीआर तो आपका कैमरे जैसा होता है। ओसीआर क्या होता है? स्कैन करने वाला कैमरा होता है। क्लियर बच्चों? ओसीआर कैसे होता है? तो ओसीआर कोई समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको सॉफ्टवेयर निकालना है, आपके मोबाइल में भी आप ओसीआर को यूज कर सकते हो। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए, अब चलते हैं बच्चों अपन एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या होता है? तुम तो ओसीआर का एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लेना, जो थंब इंप्रेशन होता है ना, वैसे के वैसे आपका क्या काम करता है? बीसीआर, बार कोड रीडर। बच्चों वहां पर बार को रीड किया जाता है, यहाँ पर थंब इंप्रेशन को। अपने थंब इंप्रेशन का क्या होता है? कहीं ना कहीं डेटाबेस होता है। जैसे ही वो रीड करता है डेटाबेस में, उसको चेक कर लिया जाता है। डेटाबेस में जैसे ही वो थंब इंप्रेशन मैच करता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये बंदे का नाम ये है, इसका गाँव ये है, इसकी एज ये है। क्लियर? इसका आधार कार्ड ये है, सब कुछ पता चल जाता है। क्लियर है? इसके बैंक अकाउंट ये है, तो सारी इंफॉर्मेशन अपने अंगूठे में होती है। वैसे ही कंपनी के किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसके बारे में होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तुम इतने डीप में क्यों जाते हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। बार कोड रीडर का मतलब मैंने आपको समझा दिया। बार को रीड करता है। कैसे स्कैन करता है? ऑप्टिकली स्कैन करता है। क्लियर? फिर वो क्या करता है? वो बार अंदर चला जाता है उस मशीन के अंदर, फिर उसको चेक कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है, और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। क्लियर? चलिए, अब बच्चों एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? तो सुनिए, जब मान लीजिए मैंने आपको एक चेक दिया, ये कहां होता है? एमआईसीआर। तो याद रखना, मैग्नेटिक इंक से कुछ डेटा लिखा होता है, किसके ऊपर? चेक के ऊपर लिखा होता है। बैंक में एक मेरा बैंक है, एक आपका बैंक है। बच्चों मेरे बैंक का चेक मैं आपको दे रहा हूं, बच्चों क्लियर? अब उस बैंक के अंदर जब मैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर डेटा अकाउंट का ट्रांसफर कर रहा हूं या पेमेंट का ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने पेमेंट का ट्रांसफर कर रहा हूं, या मैं अपना चेक आपको दे रहा हूं, तो क्या दे रहा हूं? मैं चेक लिख के आपको दे देता हूं। अब बच्चों जब मैं चेक लिख के आपको दे देता हूं, देखो पैसा ट्रांसफर दो तरीके से होता है। एक तो होता है बच्चों आईएफएससी कोड के थ्रू, और एक होता है बच्चों एमआईसीआर के थ्रू। दोनों चीज को समझना। जब मैं अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे को, तो वो आईएफएससी कोड के थ्रू हो रहा है। बच्चों क्लियर? और अगर मान लीजिए मैं चेक के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वो एमआईसीआर के थ्रू हो रहा है। समझ लो, पैसे को जो ट्रांसफर करते हैं दो तरीके से करते हैं। एक चेक के थ्रू करते हैं, बच्चों क्लियर? और एक आप मोबाइल के थ्रू करते हो, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हो। तो बच्चों जब चेक के थ्रू करते हैं तो एमआईसीआर काम में आता है। क्या काम में आता है? एमआईसीआर कोड काम में आता है। और जब मैं ऐसे करता हूं तो आईएफएससी कोड काम में आता है। अब बच्चों ये जो एमआईसीआर कोड होता है, ये होता क्या है? सुनना अच्छी तरीके से। जो एमआईसीआर कोड होता है उसके अंदर उस बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको पूरा चेक समझाता हूं, देखिए इधर एक मिनट सुनो। ये एक चेक होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बन गया कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसा चेक के थ्रू ट्रांसफर करना है तो क्या यूज आता है? तो एमआईसीआर रीडर काम में आता है। चेक के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफर करना है, या एक बंदा दूसरे बंदे को चेक के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो कौन सा कोड काम आता है? एमआईसीआर कोड काम आता है। बच्चों क्लियर? ये एक चेक होता है बच्चों, ये पूरा एक चेक होता है। क्लियर? या चेक में पे और ये सब लिखा हुआ होता है। क्लियर? तो यहां पर देखना, चेक में जो नीचे की लाइन होती है ना बच्चों, यहां पर ये 23 डिजिट का, ये 23 डिजिट का, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? 23 डिजिट का इंफॉर्मेशन होता है पूरा। इसमें जो 6 डिजिट होती है 0 2 1 4 5 6, ये शुरू की चेक नंबर बताती है। क्या बताती है? चेक नंबर। क्या बताती है बच्चों? चेक नंबर बताती है। रिपीट करो, क्या बोल रहा हूं मैं? चेक नंबर। क्लियर? ये शुरू की 6 डिजिट आपको चेक नंबर बताती है। जो चेक होती है उसमें 23 डिजिट की इंफॉर्मेशन होती है। जो चेक होता है उसमें नीचे 23 डिजिट की इंफॉर्मेशन होती है। जो शुरू की 6 डिजिट है वो चेक नंबर को बताती है। बच्चों क्लियर? फिर इसके बाद 9 डिजिट होती है। मान लो ये है,
123321499 ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने। ये जो 9 डिजिट है इनको बोलते हैं MICR कोड। क्या बोलते हैं? MICR कोड। क्या बोलते हैं बच्चों? MICR कोड। बच्चों क्लियर? ये जो 9 डिजिट है ये MICR कोड होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है टेक्निकल एग्जाम में, MICR कोड कितने डिजिट का होता है? तो 9 डिजिट का होता है। MICR कोड 9 डिजिट का होता है। MICR कोड 9 डिजिट का होता है। बच्चों यहां तक क्लियर? MICR कोड कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। पानी लाना। इसके बाद बच्चों मैंने लिखा, मान लो 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये जो 6 डिजिट है ये अकाउंट इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंट इंफॉर्मेशन कहां पर? आरबीआई बैंक में। आरबीआई के अंदर आपके अकाउंट की क्या इंफॉर्मेशन है? या आप देखिए, आप मैंने आपसे पूछा कि आप अकाउंट का है, सुनना 15 मिनट सुनना आप अच्छे तरीके से। तुम कुछ भी कर देते हो, तुमको पता ही नहीं चलता फाइनेंशियल डेटा एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये पता नहीं है। तो अभी इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है आपके, फिक्स आता है कि सर IFSC कोड क्या होता है, MICR कोड क्या होता है, क्लियर? इनको रीड कौन करता है, कैसे करता है, वो सब कुछ आपको समझना है। क्लियर? लेकिन आप मेरे को टाइम देना 5-10 मिनट का। हाँ जी, करें स्टार्ट। बच्चों ये सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये क्या है? ये चेक बना रहा हूं मैं। ये कोई चेक है, ये कोई चेक है। अच्छा, पैसों का ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है, एक तो चेक के थ्रू और एक डिजिटली ट्रांसफर। बच्चों क्लियर? केस मत बोल, केस तो होता ही है, जैसे मैंने आपको पैसे निकाल के दे दिए, ले 500 रुपए ले, वो अलग मैटर है। बैंक से बैंक में जो ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो चेक के थ्रू, एक केस के थ्रू। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? बैंक से बैंक के अंदर जो पैसे का ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो चेक के थ्रू और एक डिजिटली। क्लियर? जो मोदी जी है उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति लाए हैं, आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त है। और इसका इफेक्ट आने वाले 2 साल बाद पड़ेगा। और क्या इफेक्ट है आप सोच भी नहीं सकते बच्चों, इतना तगड़ा इफेक्ट। डायरेक्ट 2% की GDP में ग्रोथ करेगा ये आने वाले टाइम में। क्यों करेगा मैं आपको समझाऊंगा। बात की बात है, बाद में कभी समझाया जाएगा। यहां पर आ जाइए बच्चों, ये 23 डिजिट का कुछ डेटा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है। इस 23 डिजिट में चेक के नीचे यहाँ इसको चेक नंबर कहते हैं, जो शुरू की 6 डिजिट होती है। याद रखना, चेक नंबर शुरू की 6 डिजिट होती है। 6 डिजिट में चेक नंबर होता है। फिर बच्चों जो 9 डिजिट होती है, अगली 9 डिजिट वो MICR कोड होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, MICR कोड कितने डिजिट का होता है? तो MICR कोड 9 डिजिट का होता है। फिर अगली जो ये 6 डिजिट है, ये अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है किसके अंदर? आरबीआई। मैंने एक बच्चे से पूछा आपका अकाउंट किसमें है? उसने बोला सर पंजाब नेशनल बैंक में। तो फिर पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट कहां है? तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट आरबीआई में है। मतलब तुम सबके बाय डिफॉल्ट अकाउंट आरबीआई के अंदर है। समझ पा रहे हो क्या? आपका PNB के अंदर जो अकाउंट नंबर है वो अलग है, और आपका उसी नंबर के ऊपर आपका अकाउंट नंबर आरबीआई में ये है। ये समझ में आ गया होगा मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं? क्या ये क्लियर है क्या? याद रखिए, आपका अकाउंट PNB में है, लेकिन PNB का अकाउंट आरबीआई में है। ये भी क्लियर हो गया। आपका जो अकाउंट नंबर है वो PNB के अंदर है, ठीक है? PNB आपको अकाउंट नंबर दे देता है, लेकिन आपके करस्पॉन्डिंग PNB का बच्चों आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, कब किया, क्या नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अकाउंट नंबर होता है आपके पास आरबीआई का। बच्चों क्लियर? जैसी चेकबुक मिलती है ये पूरी इंफॉर्मेशन आरबीआई चेक करता है। ये है आपका अकाउंट नंबर इन आरबीआई, ये है आपका अकाउंट नंबर इन आरबीआई। बच्चों क्लियर? और बच्चों लास्ट की 2 डिजिट है वो ट्रांजिशन आईडी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रांजिशन आईडी को रिप्रेजेंट करती है कि ये सेविंग है, सेविंग से गया है या करंट से गया है। बच्चों क्लियर? सेविंग से गया है या करंट से गया है या विदेश से आया है, क्या है? ये 2 डिजिट होती है। मान लो ये 31 है, 29 है, जो भी हो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये 6 डिजिट है। ये कितना डिजिट है? 6 डिजिट। ये 9 डिजिट है, 6 डिजिट, 9 डिजिट, और ये 6 डिजिट है। और बच्चों ये कितना डिजिट है? ये 2 डिजिट है। काउंट कीजिए कितना डिजिट हो गया बच्चों, काउंट कीजिए कितना डिजिट हो गया। 6, 9, 15 और 6, 21 और 2, 23। क्या ये क्लियर है क्या? चेक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 23 डिजिट में होती है। ये जो पुराने चेक उनमें नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पुराने चेक आपके PNB तक ही सीमित होते थे, PNB तक ही सीमित होते थे। लेकिन नए चेक में आरबीआई रेगुलेशन के अंदर ये आ गया कि हर बंदे की इंफॉर्मेशन आरबीआई के अंदर होनी चाहिए। तो बच्चे नए चेक में ये आता है,
नए चेक में अकाउंट नंबर आता है। आपका अकाउंट नंबर एक आरबीआई में भी जाता है, पीएनबी में आपका अकाउंट है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन आरबीआई को देने के लिए ये होता है, ये सबका यूनिक होता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों? क्या ये 23 डिजिट के बारे में सब कुछ क्लियर है? अच्छा बच्चों, एमआईसीआर में एक क्वेश्चन ये भी आता है, याद रखना कि जो एमआईसीआर कोड है वो कितना डिजिट का होता है? 9 डिजिट। इसमें जो ये पहले 3 डिजिट है ये बताते हैं कि कौन सी सिटी में है ये बैंक, और इस बैंक का क्या नाम है, और इस बैंक की ब्रांच कौन सी है। मान लो ये 1 2 3 है, ये बता रहा है उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। 3 2 1 बता रहा पीएनबी है। अरे मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जैक्ट है, मैं तो आपको बता रहा हूं, ये बता रहा है उदयपुर में पीएनबी बैंक है। और 499 बता रहा है कि ये अंबिका क्लासेज, ये जो बैंक की ब्रांच है, ये मान लीजिए बोरा गणेश जी है। कहां है? बोरा गणेश जी। बच्चों क्लियर है क्या? ये ब्रांच है, ये किसको बताता है? ये ब्रांच को बताता है। ये किसको बताता है? ये बैंक का नाम बताता है, और ये बताता है सिटी। बच्चों ये क्लियर है? एमआईसीआर कोड से एक देश के अंदर ही डेटा पैसा ट्रांसफर हो सकता है। एक देश के अंदर ही पैसा ट्रांसफर हो सकता है। ये इंटरनेशनल के लिए नहीं है ये चेक, ये एक देश के अंदर। मान लो मुंबई में, तो पहला मुंबई को बताएगा पहले 3, फिर ये बताएगा मुंबई के अंदर पीएनबी बैंक में जाना। पीएनबी कौन से में जाना आपको, कौन से बैंक में पैसे निकाल, मैंने आपको चेक दे दिया, लो पैसे निकाल लेना। अब बताओ बच्चों इस एमआईसीआर में क्या लिखा है? ये एमआईसीआर कह रहा है कि इस बंदे का जो बैंक है वो मुंबई में है, मुंबई में पीएनबी बैंक है, और ये कहां पर है? ये बोरीवली के अंदर है। बच्चों क्लियर? तो बच्चों उस बैंक पे पहुंचा दिया ना, एमआईसीआर कोड ने उस बैंक पे पहुंचा दिया, और बस आपके अकाउंट से पैसे कट जाएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन यहां पहुंच जाएगी। बच्चों क्लियर? और अकाउंट में पैसा कैसे कटा? सेविंग मोड में, या करंट मोड में, या किसी और मोड में। बच्चों क्लियर? और चेक नंबर क्या था? चेक नंबर ये था। कंपनी, मान लो बैंक आपको चेक देती है, कितने आपको बैंक चेक दे देती है? 20। तो बच्चों 56 57 58 इस तरीके से आपको चेक नंबर मिल जाता है कि इस चेक नंबर से इस बैंक से पैसा कटा, उसकी इंफॉर्मेशन, इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी, और ये मोड था। बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? इस 23 डिजिट का क्या मतलब है? एमएससीआर 9 डिजिट का होता है, पहले 3 सिटी को बताते हैं, फिर ये बैंक को बताता है, और ये किसको बताता है? उस बैंक की ब्रांच। क्योंकि पीएनबी की उदयपुर में मान लो 50 ब्रांच है, 50 ब्रांच है, हर ब्रांच का कोड अलग है। ब्रांच कोड 3 डिजिट का होता है, बैंक कोड भी 3 डिजिट का होता है, और सिटी कोड भी 3 डिजिट का होता है। बच्चों यहां तक क्लियर? एमआईसीआर क्या होता है तो सुनना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये बच्चों किसी आदमी के तो याद रह ही नहीं सकती, नहीं रह सकती। बैंक में उस चेक को देख के आदमी डिसाइड कर सकता है क्या? बैंक मैनेजर बावला हो जाएगा, वो ढूंढेगा ये कहां है, ये कौन सी सिटी का है? उदयपुर का। पहले इसको ढूंढेगा, फिर इसको ढूंढेगा कौन से बैंक का चेक आया मेरे पास। आपको मैंने चेक दिया, आपने ले जाके चेक जमा करा दिया। मान लो आपने चेक ले जाके पीएनबी में जमा करा दिया, मेरा बैंक एसबीआई में, पीएनबी वाला बावला हो चुका होगा बावला। पहले वो ये चेक करेगा कि कौन से सिटी से चेक लेके आया है, कौन से सिटी में जिसने चेक दिया उसका अकाउंट कौन से सिटी के अंदर है। बच्चों उस बैंक का क्या नाम है, वो ब्रांच है, वो कहां पर है, कहां पर पहुंचूं, ये पहुंचाएगा। और बच्चों ऐसे अगर चेक आने लग गए तो हो गए क्लियर। ये जो स्पेशल, ये जो डिजिट लिखी हुई होती है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक इंक में लिखी हुई होती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। और बच्चों इस चेक को ले जाकर वो क्या करते हैं, एक एमआईसीआर स्कैनर होता है, उसमें डाल देते हैं, उसके अंदर से गुजारते हैं। जैसे ही वो इसको रीड करता है, पूरी इंफॉर्मेशन अपने आप पुटअप हो जाती है, वो चेक कर लिया जाता है कि यार इसके अकाउंट में तो पैसे हैं, निकाल लो, काट लो पैसे। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से चेक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज होता है? तो स्विफ्ट यूज होता है, SWIFT स्विफ्ट यूज होता है। क्लियर बच्चों? स्विफ्ट यूज होता है, वो भी समझा देंगे। पहले यहां पर आइए, अगर आपको हिंदुस्तान में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर, डेटा बार बार आ जाता है, पैसा ट्रांसफर करना है तो आप चेक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर अमेरिका से इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना है तो फिर स्विफ्ट काम आता है। एक क्वेश्चन आया था, नेट बैंकिंग कर देंगे। अरे नेट बैंकिंग हो ही नहीं सकती जब तक स्विफ्ट कोड नहीं हो। नेट बैंकिंग देखिए, इंडिया से इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना है तो IFSC कोड काम आता है। IFSC कोड नहीं है तो नेट बैंकिंग क्या कर दोगे आप? क्या कर दोगे नेट बैंकिंग?
क्या कर दोगे आप नेट बैंकिंग? ऐसे ही कर दोगे, किसके खाते में जाएगा वो? नेट बैंकिंग कर देंगे। एक बंदा कह रहा है नेट बैंकिंग कर देंगे, कहीं भी कर दो क्या? अरे बच्चों, पहले उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, उसका आईएफएससी कोड आपको डालना पड़ता है। हाँ, अगर अमेरिका से इंडिया में पैसा आना है तो बच्चों फिर आईएफएससी भी फेल हो जाता है। क्लियर? ये भी समझा दो तो समझा देता हूं। पहले ये बताइए, एमआईसीआर समझ में आया क्या आपके? यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। एमआईसीआर क्या है? एक स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक में जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको रीड करता है। कौन? एमआईसीआर। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? बैंक वाले सब पागल हो चुके होते। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। इनको अच्छी तरीके से देख लेना। चेक नंबर इसको कहते हैं, शुरू की 6 डिजिट चेक नंबर होता है। एमआईसीआर 9 डिजिट का होता है, उसमें भी 3 इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहला सिटी बताता है, फिर बैंक बताता है, ब्रांच बताता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, एक देश के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर पैसा डिजिटली ट्रांसफर नहीं करना है, चेक के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो कौन सा कोड काम आता है? तो एमआईसीआर कोड काम आता है। ये बच्चों पहले के चेक में नहीं आता था, ये भी मैंने बता दिया, नए चेक में आने लगा है। हर बंदे का अकाउंट एक तो अपने पेरेंट बैंक में तो होगा ही, उसके अलावा उसका अकाउंट आरबीआई में भी होगा। तो मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आरबीआई में है। ये मत बोल देना सर ने ये बोला था कि 1 2 3 उदयपुर का है। अरे ये तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके, मेरे बैंक वालों को याद नहीं, मेरे को कहां से याद होगा बच्चों? और ये याद करने की क्षमता मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो आपको केवल टेक्नोलॉजी समझा सकता हूँ किस तरीके से काम करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, और ये 31 आपका क्या है? ट्रांजिशन आईडी को रिप्रेजेंट करता है। और जो चेक में इंफॉर्मेशन लिखी होती है 23 डिजिट की होती है। ये किस में लिखी हुई होती है? तो ये मैग्नेटिक इंक में लिखी होती है, और इसको रीड कर लिया जाता है। कौन रीड करता है? तो एमआईसीआर मशीन होती है। एमआईसीआर मशीन में जब इसको स्कैन करते हैं तो इसको रीड कर लिया जाता है, और बच्चों पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, और उस बच्चे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर बैंक वाले कर देते हैं। ठीक है, आपके चेक लगा है तो ठीक है, इस बंदे के अकाउंट में पैसा है, लो मैं चेक को क्लियर कर देता हूं। पहले के चेक में ये 6 डिजिट नहीं होती थी, बाकी एजिटीज होती थी, तो 23 में से 6 कम कर लेना। राजा अभी तो बोला, कौन है ये? अच्छा, राजा नहीं है, प्रियंका है। ठीक है, प्रियंका समझ में आ गया? क्लियर है? ये 6 डिजिट हटा लेना। अब वो मेरे को लगा कि कोई लड़का है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपन आगे। एमआईसीआर का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन भी आए कि सर जो डिजिटली फिर डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, डिजिटली पैसा ट्रांसफर कैसे होता है, और विदेश से पैसा कैसे ट्रांसफर होता है, ये भी समझा दो। ऐसे टेक्निकल जीके भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आज समझा देता हूं। अगर आपने पूछा है तो मैं समझा देता हूं। 20 मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। क्लियर? देखिए बच्चों, अपना स्कैनर खत्म हो गया। स्कैनर में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, जो भी पढ़ा रहा हूं वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, आपकी डिमांड के ऊपर बता रहा हूं आपको। क्लियर है क्या स्कैनर? बिल्कुल क्लियर है स्कैनर। स्कैनर कहाँ यूज आता है? इतनी देर हो गई बोलते बोलते, बैंक में यूज आता है। चेक की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए काम में आते हैं। स्कैनर के जो चेक होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक में डेटा लिखा होता है, उस मैग्नेटिक इंक में डेटा लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए स्कैनर काम में आता है। उसका नाम एमआईसीआर होता है। 23 डिजिट का डेटा होता है। एमआईसीआर कोड की पूछे तो 9 डिजिट का होता है। उसमें भी 3 इंफॉर्मेशन होती है, एक तो सिटी होता है, एक आपका बैंक का नाम होता है, और एक उस बैंक की ब्रांच कौन सी है वो होता है। बच्चों क्लियर? पीएनबी बैंक का नाम है, और पीएनबी में बहुत सारी ब्रांच, डीएन कॉलेज के सामने, बोरा गणेश जी, क्लियर, दुर्गा नर्सरी रोड, तो ये क्या है? ब्रांच है, पीएनबी की ब्रांच है। क्लियर है बच्चों? पहले सिटी, फिर बैंक का नाम, और फिर ब्रांच। क्लियर? ठीक है, एक बार देख लीजिए, चेक आपके सामने है। क्लियर है बच्चों? चलो अब अपन थोड़ा सा टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन है कि सर विदेश से, मान लो ये विदेश है, विदेश से आपको इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना है। ये इंडिया है आपका, जो भी है ये इंडिया है। इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे? तो बच्चों स्विफ्ट कोड चाहिए, स्विफ्ट कोड चाहिए। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है तो ये भी समझो। एस का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड। क्लियर बच्चों?
स्विफ्ट कोड क्या होता है? सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर बच्चों? एक बार इसको देख लीजिए, स्विफ्ट कोड क्या होता है? तो स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको 2-3 बार बोल दीजिए। विदेश से पैसा ट्रांसफर करना। बच्चों ये इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? तो इंटरनेट बैंकिंग देश से देश में पैसा ट्रांसफर करना है। देश से देश में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो IFSC कोड काम में आता है, और अगर विदेश से देश में ट्रांसफर करना है तो स्विफ्ट कोड काम आता है। एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लो, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब समझ में आ गया होगा, इंटरनेट बैंकिंग। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब इंटरनेट बैंकिंग। बच्चों क्लियर? इंटरनेट बैंकिंग समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या बोला मैंने? सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर? इंटरनेट बैंक, इंटरबैंक, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से इंटरबैंक की जगह इंटरनेशनल होना चाहिए। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होना चाहिए। जगदीश मीना जो बोल रहे हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक बोल रहे हैं। चेक कर लो एक बार गूगल पे डाल के। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं गूगल पे डालिए, चेक कीजिए क्या सही है, इंटरनेशनल होता है या फिर शिफ्ट की फुल फॉर्म देखना सर। शिफ्ट की फुल फॉर्म देखो एक बार, चेक करो। इंटरबैंक, इंटरबैंक ही होता है बच्चों, है ना? ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी मेरे से। इंटरबैंक होता है ना, चेक कर लेना बच्चों इसको। अच्छा स्विफ्ट कोड क्या काम आता है ये तो क्लियर हो गया होगा, इसको इंटरबैंक कर लेना। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। मैंने भी किसी एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने बताया है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया शायद, इंटरनेशनल की जगह इंटरबैंक होता है। तो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों क्लियर? चेक कर लीजिए, हाँ चेक कर लीजिए। हाँ जी करें स्टार्ट। तो बच्चों स्विफ्ट कोड क्या होता है? तो स्विफ्ट कोड एक बार बताइए, मेरा बैंक का कोई स्विफ्ट कोड है क्या? तो मेरे बैंक का कोई स्विफ्ट कोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बैंक इंटरनेशनल लेन देन में काम करता है तो होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। मेरा जो बैंक है PNB, तो उसके हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड होना जरूरी नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए उदयपुर के अंदर 30 ब्रांच है, किसकी? PNB की। तो 2 या 3 ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड होगा। ये क्लियर है क्या? 2, 3, 4 ब्रांच का स्विफ्ट कोड होगा। तो फिर एक बार बताइए, मेरे बैंक अकाउंट में मेरा जो ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड नहीं है। सोचना जरा, मेरे जो ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो क्या मेरे अकाउंट में अमेरिका से पैसे नहीं आ सकते? क्या आ सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं। आपको क्या करना होगा बच्चों, जो आपके नजदीकी ब्रांच है, आपके नजदीकी ब्रांच है जिसका स्विफ्ट कोड है, उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बैंक वही होगा, आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपके ब्रांच के जो नजदीक ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड होगा। बच्चों उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कैसे पता करोगे? तो बच्चों आप नेट से भी पता कर सकते हो, या कॉल करके PNB में कॉल करके भी आप पता कर सकते हो कि सर मेरे को पैसा मंगाना है तो कौन सा स्विफ्ट कोड मैं यूज करूं, वो आपको बता देंगे। बच्चों क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। जिसने ये पूछा था कि सर विदेश से इंडिया में अगर पैसा लाना है तो कौन सा कोड काम आएगा, तो स्विफ्ट कोड काम आएगा। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल नहीं है बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, मैं कंफ्यूज था। इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों क्लियर? सर ये कितने डिजिट का होता है? ये 11 डिजिट का होता है। डिजिट नहीं है, अल्फाबेट होता है। 11 अल्फाबेट्स का बना होता है। अल्फाबेट, ये 11 अल्फाबेट का बना होता है। क्या बोला मैंने? 11 अल्फाबेट का बना होता है। कितने अल्फाबेट का? 11। चलो MICR कोड कितने अल्फाबेट का होता है?
MICR कोड कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। 3 3 3 में टूटता है। ये कितने का होता है बच्चों? 11। ये कितने का होता है? 11 का होता है। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसको बांटते कैसे वो भी समझ लो। इसके जो शुरू के 4 होते हैं, ये शुरू के 4 होते हैं, ये बैंक कोड को बताते हैं, बैंक कोड को बताते हैं। फिर अगले 2 होते हैं, ये कंट्री को बताते हैं कि कौन सी कंट्री का बैंक है। ये बैंक कोड, ये कंट्री कोड, ये लोकेशन कोड। अगले 2 ये लोकेशन कोड बताते हैं, ये लोकेशन कोड बताते हैं, ये लोकेशन कोड बताते हैं, ये लोकेशन कोड बताते हैं। और अगले 3 ये ब्रांच कोड बताते हैं। क्या बताते हैं? ब्रांच कोड। क्या सभी ब्रांच का शिफ्ट कोड होता है? क्या नहीं, 11 अल्फाबेट का होता है। जैसे बैंक कोड मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा PNBU। अच्छा, कंट्री मैंने कहा जैसे इंडिया, मैं कंफर्म नहीं हूं यही है क्या। लोकेशन कोड जैसे मान लीजिए उदयपुर UD। और ब्रांच कोड मैंने कह दिया ब्रांच कोड BHO। बच्चों क्लियर? तो ये इस तरीके का शिफ्ट कोड बनता है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कौन किसका कोड है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि शिफ्ट कोड कितने अल्फाबेट का होता है, तो 11 अल्फाबेट का। शुरू के 4 क्या बताता है? बैंक कोड। अगले 2 क्या बताता है? कंट्री। ये क्या बताता है? लोकेशन। लोकेशन मतलब सिटी। और ये क्या बताता है? ब्रांच कोड। बच्चों क्लियर? अब यहां पर आइए, अगर मान लो अमेरिका से ये आ रहा है, कौन से बैंक में आएगा? पंजाब नेशनल बैंक। कौन से देश के पंजाब नेशनल बैंक में? इंडिया के। कौन सी जगह आएगा? उदयपुर में आएगा। उदयपुर में कौन सी ब्रांच में जाएगा? इस ब्रांच में जाएगा। बच्चों क्लियर? याद रखिए, हो सकता है उस ब्रांच में आपका अकाउंट नहीं हो, लेकिन उसके नजदीकी जो ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके ब्रांच के अंदर उस पैसे को पहुंचाए, जो मेन ब्रांच है, जो हेड ब्रांच है। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर है? क्या तुम्हारे समझ में आ गया शिफ्ट कोड क्या होता है? किसी ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, इस टॉपिक से हटके है। किसी ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया कि सर विदेश से अगर पैसा मंगवाना है तो कौन सा कोड काम में आता है? तो शिफ्ट कोड काम में आता है। क्लियर? बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो अगर शिफ्ट कोड नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, कितने अल्फाबेट का होता है? 11। MICR कोड डिजिट में होता है, ये अल्फाबेट में होता है। शुरू के 4 किसको बताते हैं? तो बैंक की इंफॉर्मेशन बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं। फिर अगले दो देश को बताते हैं। फिर अगले 2 उस देश में शहर को बताते हैं। फिर अगले 3 उस शहर की ब्रांच को बताते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। IFSC भी बता दो, बता देंगे अभी। इतना याद रखना, ये इंटरनेट बैंकिंग में काम आ रहा है। IFSC को ये जो है इंटरनेट बैंकिंग, और ये भी इंटरनेट बैंकिंग, ये भी इंटरनेट बैंकिंग में ही काम आता है। एक बात देख लीजिए, दिमाग लगाइए मैं क्या कह रहा हूं। इसको BIC कोड भी बोलते हैं बहुत सारे, BIC कोड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चों। बहुत सारे कहते हैं सर हमको तो ये पता ही नहीं है। BIC कोड बोलो चाहे शिफ्ट कोड बोलो, एक ही बात है। BIC कोड क्या होता है? बैंक आइडेंटिफायर कोड, बैंक आइडेंटिफायर कोड। याद रखना, BSC कोड को बैंक आइडेंटिफायर कोड, शिफ्ट कोड, BIC कोड दोनों एक ही चीज है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। क्लियर बच्चों? ऑल्सो नाउन एज BIC, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड। बैंक आइडेंटिफायर कोड या बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, इसको भी चेक कर लो। जगदीश जी, लगता है बैंक में जॉब करते हो, आपको सारी फुल फॉर्म याद है। BIC की फुल फॉर्म चेक करो बच्चों, BIC की फुल फॉर्म चेक कीजिए। बिजनेस कर लेना इसको, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड फुल फॉर्म देख लेना बच्चों। शिफ्ट में भी गड़बड़ की थी, BIC में भी। तो शिफ्ट और BIC ये इंटरनेशनल लेन देन के लिए काम में आते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार चेक कर लीजिए, फुल फॉर्म चेक कर लीजिए बच्चों। मैंने कहा ना मेरे याद कम रहता है। हाँ, क्या काम आता है ये मैं बता दूंगा। अरे क्या काम आता है ये मेरा काम है, फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं रहती है। क्लियर? ठीक है, तो याद रखना शिफ्ट क्या होता है? सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये क्या है? बिजनेस आइडेंटिफायर कोड। अब चलिए IFSC। सुनील सिंह राजपूत कह रहा है सर बैंक की ही है। मेरे हिसाब से बिजनेस होना चाहिए, बैंक तो मैंने लिख दिया था, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड। फिर भी चेक कर लेना आप अच्छी तरीके से।
मैं चेक करके और बता दूंगा। करे क्या स्टार्ट? हाँ जी बच्चों, करे स्टार्ट। चलो हाँ जी बच्चों, आईएफएससी कोड क्या होता है तो ये भी देख लो। आईएफएससी कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिस्टम कोड बच्चों क्लियर? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये क्लियर है क्या बच्चों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्लियर बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है तो सुनना, इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? ये भी वही 11 अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। वापस सुन लो, जो शिफ्ट कोड होता है वो कौन सा कोड होता है? वो अल्फाबेटिक कोड होता है। अल्फाबेटिक कोड होता है। अल्फाबेटिक कोड होता है 4 शुरू के, फिर बच्चों 2, फिर 2 और फिर लास्ट के 3। बच्चों क्लियर? याद रखना, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिफ्ट कोड अल्फाबेटिक कोड होता है और कितने अल्फाबेट का होता है? 11 अल्फाबेट का होता है। जो 4 होता है वो बैंक का नाम, फिर ये कंट्री का नाम, ये लोकेशन का नाम, ये लोकेशन का नाम। समझ में आ रहा है आपके? लोकेशन का नाम, ये क्या है? कंट्री का नाम, ये लोकेशन का नाम या सिटी का नाम, और ये ब्रांच का नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों क्लियर? और अल्फाबेटिक होते हैं। अल्फाबेटिक मतलब A to Z में लिखे जाते हैं। बच्चों क्लियर? और इसको अपन क्या बोल सकते हैं तो मैंने आपको बताया था, बिजनेस आइडेंटिफाई कोड, आइडेंटिफायर कोड, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, शिफ्ट कोड, इंटरनेशनल लेन देन के लिए काम में आते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, जब मैं बात कर रहा हूं आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो एक देश के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। क्लियर है बच्चों? अधिकतर शिफ्ट जो होते हैं वो अल्फाबेटिक ही होते हैं। क्लियर बच्चों? अल्फाबेटिक ही होते हैं। अधिकतर शिफ्ट अल्फाबेटिक ही होते हैं। यहां पर आ जाओ, आईएफएससी कोड में याद रखना ये भी 11 का होता है। जो शुरू के 4 होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा होता है PUNB। बच्चों क्लियर? 0 रिजर्व किया गया है या फिक्स है? 0 रिजर्व किया गया है। बच्चों कितने हो गए? 5, बचे 6। ये ब्रांच को बताते हैं, ये ब्रांच को बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इस ब्रांच में इंफॉर्मेशन भेजनी है या डेटा भेजना है या पैसा भेजना है, तो बच्चों फिर अपन को क्या काम में लेना है? आईएफएससी। ये क्या काम करता है? इंटरनेट बैंकिंग में काम आता है। PUNB, ये बच्चों 4 डिजिट, एक रिजर्व है, ये रिजर्व है 0, फ्यूचर के लिए रिजर्व किया गया है। बच्चों ये जो 6 है, ये क्या है बता रहा है? ये ब्रांच कोड बता रहा है। क्या बताता है? ब्रांच कोड बताता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर कर लीजिए। ब्रांच कोड जो भी लिखना चाहो, मान लो 001234, ये लीजिए ब्रांच कोड। तो बच्चों पंजाब नेशनल बैंक समझ में आ गया? मान लीजिए यहाँ बैठा बैठा मैं मुंबई में पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, किसके अंदर? पंजाब नेशनल बैंक। और कौन सी ब्रांच के अंदर? इसके अंदर। समझ में आ गया होगा बच्चों? ये कंट्री वंट्री का इनमें रोल है नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको ट्रांसफर करना है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर? एक बार देख लीजिए आप, ये ब्रांच कोड होता है, ये आपका बैंक होता है, ये बैंक है आपका, ये 0 आपका रिजर्व है। यहाँ 0 फिक्स होता है, ध्यान रखना, यहाँ 0 आता ही है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा कोड है जिसमें 0 आता ही है, तो आईएफएससी कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बच्चों क्लियर? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। कोई डाउट हो तो बोलिए। और कितने अल्फा न्यूमेरिक होता है? तो 11 अल्फा न्यूमेरिक होता है। शिफ्ट कोड हमेशा अल्फाबेटिक होता है। MICR कोड हमेशा न्यूमेरिक कोड होता है। और आईएफएससी कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? पहले कमेंट कर दीजिए, आपने पूछा है इसलिए मैंने बता दिया, अपने टॉपिक से हटके है। आईएफएससी कोड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है। अगर मान लो आपके मोबाइल से आपको पैसा ट्रांसफर करना है, तो या तो आप NEFT करोगे, RTGS करोगे, या IMPS करोगे, या UPI करोगे। यही होते हैं, ये 4 तरीके होते हैं, इनसे आपको डेटा ट्रांसफर करना, पैसा ट्रांसफर करना। बार बार डेटा आ रहा है, लेकिन समझना, पैसा ट्रांसफर करना आपको। तो पैसा ट्रांसफर करोगे तो बच्चों इन सब के लिए पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है।
बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। उस बेनिफिशियरी को जब ऐड करते हैं तो उसमें आईएफएससी कोड मांगा जाता है कि ये बंदा है, कहाँ का है, कौन सा बैंक है, उस बैंक की कौन सी ब्रांच है, तो वो आईएफएससी कोड में पूरा का पूरा आ जाता है। बच्चों क्लियर? क्लियर है? पैसा ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं? तो पैसा ट्रांसफर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एनईएफटी से भी हो सकता है, आरटीजीएस से भी हो सकता है, और बच्चों आईएमपीएस से भी हो सकता है, यूपीआई से भी हो सकता है। ये भी मैं समझा देता हूं। यहां तक क्लियर है तो बताइए। यहां से क्वेश्चन फिक्स आता है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे लेना, टेक्निकल जीके बहुत आती है, फुल फॉर्म ज्यादा आती है, कितने डिजिट का कोड है, ये कौन सा कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। आईएफएससी कौन सा कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये क्या है बच्चों, ये अल्फाबेट है। ये क्या है बच्चों, ये न्यूमेरिक है। मिक्स करके बोलो अल्फा न्यूमेरिक कोड है। कितने का होता है, 11 का होता है। बच्चों क्लियर? शुरू के 4 क्या बताते हैं, तो शुरू के 4 बैंक को बताते हैं। लास्ट के 6 क्या बताते हैं, ब्रांच कोड है। 0 यहाँ पर रिजर्व होता है। ये क्लियर है क्या? स्विफ्ट कोड क्या होता है, अल्फाबेटिक कोड होता है। कितने का होता है, वो भी 11 का होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। शुरू के 4 क्या बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं। फिर अगले 2 क्या बताते हैं, अगले 2 बताते हैं कंट्री का नाम। फिर अगले 2 क्या बताते हैं, अगले 2 बताते हैं सिटी का नाम। लास्ट के 3 क्या बताते हैं, ब्रांच का नाम बताते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर? ठीक है। हाँ जी बताइए। अगर देश के अंदर ही एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको नेट बैंकिंग करना है, आरटीजीएस करना है, आईएमपीएस करना है, निफ्ट करना है, यूपीआई करना है, तो आपको कौन से कोड की जरूरत होगी? क्वेश्चन आ सकता है, आईएफएससी कोड की जरूरत होगी। क्लियर? जितना मेरे को आता है उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। आईएफएससी कोड की जरूरत कब होगी और स्विफ्ट कोड की जरूरत कब होगी, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? कमेंट कर दो एक बार। अरे डेटा से हटके है, स्कैनर खत्म हो गया था, जो तुम पूछना चाहो पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं। स्कैनर खत्म हो गया था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मेरा काम ये नहीं था आज का, मेरा काम ये था कि बच्चों होते क्या क्या है। क्लियर? कौन कौन से बताया, ओसीआर बताया, क्या काम करता है, जो टेक्स्ट है उसको इनपुट में लेता है, उसको मॉडिफाई करके अदर तरीके के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। बीसीआर बताया, बार को रीड करता है, बार की इंफॉर्मेशन गैप और उसकी मोटाई के रूप में संचित होती है। बच्चों क्लियर? ओएमआर का मतलब बताया कि लाइट डालोगे, ऑप्टिकल जो लाइट होती है वो जहां से नहीं गुजरे उसको, उसका एक डेटाबेस बना लेता है, और जो ओरिजिनल डेटाबेस है उससे मैच करके कितने सही कितने गलत ये बता देता है। एमआईसीआर बताया कि जो चेक होता है उसके ऊपर 23 डिजिट का इंफॉर्मेशन लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको रीड करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। वो क्या है बच्चों, आपका एमआईसीआर। फिर क्वेश्चन ये उठ गया कि सर चेक अगर इंडिया में लग रहा है तो अपन एमआईसीआर यूज कर लेते हैं। बच्चों क्लियर? ठीक है। चेक में एमआईसीआर, अगर मान लो डेटा ट्रांसफर या पैसा ट्रांसफर नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आपको करना है तो फिर आईएफएससी कोड काम आता है। अगर विदेशों से पैसा मंगवाना है तो स्विफ्ट कोड काम आता है। तो स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड दोनों ही 11 के होते हैं। स्विफ्ट कोड अल्फाबेटिक होता है और जो ये होता है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। और आईएफएससी कोड में एक डिजिट रिजर्व रहती है, वो कौन सी है, 0। 5वें नंबर की डिजिट ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर की डिजिट 0 ये रिजर्व होती है। ये बैंक का नाम बताते हैं और ये ब्रांच कोड बताते हैं। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर है बच्चों? ठीक है। जो ट्रांसफर करने के तरीके हैं वो भी होते हैं, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस होता है, यूपीआई होता है, वो भी देख लो। ज्यादा हो जाएगा कल देख लो, फुल फॉर्म देख लो। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बच्चों क्लियर? ये क्या होता है बच्चों, सुनना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। थोड़ा सा देख लो, स्पीड में देख लो। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता था, ये 2005 में बना था। 2005 में सिस्टम बना था, बैंकों ने बनाया था कि वर्किंग आवर्स के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसका कुछ स्पेशल चार्ज हो सकता है। नेट बैंकिंग के थ्रू ये सिस्टम बनाया था, लेकिन याद रखना ये वर्किंग आवर्स में ही काम करता था। एनईएफटी में कुछ चार्ज होता था प्लस जीएसटी लगता है। आज की तारीख में चार्ज के अलावा जीएसटी भी लगता है और वो थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन एनईएफटी एनईएफटी की एक लिमिट है। क्या लिमिट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये वर्किंग आवर्स में ही काम करता है। एनईएफटी वर्किंग आवर्स में ही काम करता है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एफ का मतलब फंड,
ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है ये, क्या है ये, बहुत सारे बच्चों को तो यही पता नहीं हो है क्या ये। तो बच्चों जब अपन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, क्लियर, आपके मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हो तो 3 तरीके से पेमेंट हो सकता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और एक नया हो रहा है वो है यूपीआई। बच्चों क्लियर, तो याद रखना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। एनईएफटी अपन बोलते हैं ना, मैंने एनईएफटी कर दिया, मतलब इसका मतलब वो आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठ के पैसा ट्रांसफर कर चुका है। बच्चों क्लियर, इसमें बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है, ये वर्किंग हावर्स में ही होता है। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में अंतर क्या है, ये दोनों ही 2005 में आए थे, 2005 में आए थे। कौन कौन, एनईएफटी भी 2005 में ही आया था, क्लियर बच्चों, और आरटीजीएस भी 2005 में ही आया था। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको समझा देता हूं। पहले आरटीजीएस भी समझ लो, आरटीजीएस भी समझ लो और एनईएफटी भी समझ लीजिए। आरटीजीएस का क्या मतलब है बच्चों, आरटीजीएस का क्या मतलब है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म देखो, आर का मतलब होता है रियल, टी का मतलब टाइम, रियल टाइम ग्रोस, और एस का मतलब होता है सेटलमेंट। बच्चों क्लियर, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आरटीजीएस कब आया, 2005 में। एनईएफटी कब आया, 2005 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तुम्हारे काम क्या, कंप्यूटर टीचर के बहुत तगड़े काम के फुल फॉर्म बहुत आती है बच्चों, ये सब डिजिटल क्रांति है, तुम्हारे कोर्स में है डिजिटल क्रांति। बच्चों क्लियर, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी डिजिटल जीके मेरे को ही पढ़ाना है पूरा। तो याद रखिए, एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। बच्चों क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर ये दोनों क्यों आए एक साथ, ये दोनों क्यों आए एक साथ, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये दोनों ही वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन याद रखना बच्चों, एनईएफटी में क्या होता है, बंच बनता है। मान लो 9 से 10 के बीच में 10 एनईएफटी आए, कितने, 10, तो 9 से 10 के बीच में आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, 10 बजे के बाद होगा, या फिर 3 घंटे का स्लॉट होगा तो उसके बाद होगा। एनईएफटी मतलब उसी समय नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद होता है एनईएफटी। लेकिन मान लो बड़ा पेमेंट है, 2 लाख का पेमेंट है, कंपनी को भी ट्रांसफर करना है, 10-20 लाख का पेमेंट है, बहुत बड़ा, तो बच्चों उनका बैच नहीं बनाता ही, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना है, तो उसके लिए अपन आरटीजीएस यूज करते हैं। मान लो 25 लाख का पेमेंट करना है और अभी करना है, 3 घंटे का वेट करना ही नहीं है, तो फिर आरटीजीएस करना है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट समझने की कोशिश करो। रियल टाइम, उसी समय पैसा पहुंच जाएगा, उसी समय पैसा पहुंच जाएगा। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बच्चों क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक और होता है आईएमपीएस, ये बाद में आया, ये बाद में आया बच्चों। ये क्या है, वर्किंग आवर्स में ही होते थे। तो आईएमपीएस जो है, ये बैंकों से, इन बैंकों को विश्वास ही नहीं था कि यार हो सकता है रात को पेमेंट रुक गया, सुबह मातापची होगी, इसलिए वर्किंग टाइम में ये काम करते थे, वर्किंग टाइम पे ये काम करते थे, एनईएफटी और आरटीजीएस। कॉन्फिडेंस नहीं था, शुरू में टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल इंडिया बन रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो बच्चों ये वर्किंग आवर्स में होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एनईएफटी आरटीजीएस वर्किंग आवर्स में ही यूज होते हैं। आजकल इनको बंद कर दिया गया, लगभग यूज ही नहीं होता। आजकल क्या यूज होता है, आईएमपीएस। क्या होता है आईएमपीएस, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस। बच्चों क्लियर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस होता है। लेकिन याद रखना बच्चों, ये 2 लाख से कम के लिए होता है, आरटीजीएस 2 लाख से ज्यादा के लिए होता है, 2 लाख से कम के लिए होता है। आईएमपीएस 2 लाख से कम के लिए होता है, आरटीजीएस ये 2 लाख से ज्यादा के लिए होता है। उसी समय बच्चों क्लियर, बैंक चल रहा है, आरटीजीएस कर दो, तुरंत पैसा पहुंच जाएगा। बेनिफिशियरी ऐड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। क्लियर है बच्चों। आजकल जो नया है, नया कंसेप्ट है, वो क्या है, आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अभी तक बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आप कौन सा करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। रात को 12 बजे करना है, क्या करना है, आईएमपीएस करना है। किसी को इलाज कराना है, अटैक आ गया, क्या करोगे, आईएमपीएस कर दो। क्लियर, ये करोगे तो ये तो वर्किंग आवर में होगा, ये भी वर्किंग आवर में होगा, आईएमपीएस तुरंत हो जाएगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा। आजकल बेनिफिशियरी भी बहुत जल्दी ऐड हो जाता है, पहले 1-1 दिन ले लेता था, और आजकल तो 30 मिनट
या 30 मिनट से पहले ही ऐड हो जाता है। कुछ कुछ बैंक होते हैं जो आलसी है, बहुत सारे आलसी बैंक है, वो थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, बाकी आराम से हो जाता है। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्या क्या बता दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। IMPS समझ में आ गया होगा? क्लियर है सबके? इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्लियर बच्चों? हाँ जी, किसने बनाया था ये बैंकों ने बनाया था, ये NPCI ने बनाया था। किसने बनाया था? NPCI ने बनाया था। कब बनाया था? 2010 में बनाया था। 2010 में बनाया था। वो कब बने थे दोनों? 2005 में बने थे। ये कब बनाए? ये 2010 में बनाया। किसने बनाया? NPCI ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ में आ गया होगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म याद रखना, ये कई बार आ चुकी है बच्चों। ये किसने डेवलप किया था? IMPS। बैंकों में डर था क्या रात को ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। बैंकों ने ये दोनों तैयार किए थे, RBI ने ये दोनों तैयार किए थे, NEFT और RTGS। फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पेमेंट का आदान प्रदान को देखता है पूरे इंडिया का, उसने क्या तैयार किया है? IMPS, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म। क्लियर? ये एक संस्था है इंडिया गवर्नमेंट की, जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी देखरेख करता है कि कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कितने फेल हो रहे हैं। उसने ये तैयार किया है क्या? NPCI। क्या ये क्लियर है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चों? आजकल क्या चल रहा है? तो UPI चल रहा है, सबको पता है UPI चल रहा है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफायर, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट। चेक करना UPI की फुल फॉर्म, UPI की फुल फॉर्म चेक करो। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होना चाहिए। UPI की फुल फॉर्म ये आ चुकी है, UPI की फुल फॉर्म UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चेक करना यही है क्या बच्चों? इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये नई टेक्नोलॉजी है जो बच्चों UPI मोदी जी के आने के बाद आई है। UPI मोदी जी की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी गुड, क्लियर बच्चों? तो याद रखना NEFT भी। देखो ये क्या आपने पूछा था कि सर जो डिजिटली डेटा ट्रांसफर होते हैं या डिजिटली पेमेंट ट्रांसफर होता है वो किसके तरीके क्या है? एक NEFT होता है, एक RTGS होता है। NEFT बंच में जाता है, RTGS उसी समय चला जाता है। RTGS अधिकतर 2 लाख से ऊपर के लिए होता है बच्चों। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? बैंकिंग हावर्स में होता था। फिर इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने IMPS का कंसेप्ट दिया 2010 के अंदर। वो आए 2005 के अंदर। किसने डेवलप किया? RBI ने वो कंसेप्ट डेवलप किया बैंकों ने मिलकर कि ठीक है यार वर्किंग आवर्स में अपन ये काम कर देंगे। उनमें कहीं ना कहीं डर था कि यार ये रात को काम करे नहीं करे, फालतू में परेशान हो जाएंगे अपने ग्राहक। तो बच्चों इस डर को हटाने के लिए फिर आया सामने NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? तो भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो जितने भी लेन देन होते हैं उन सबके ऊपर कंट्रोल रखता है, निगरानी रखता है। क्लियर बच्चों? आजकल क्या काम में आ रहा है? UPI काम में आ रहा है। UPI तुमने देखा होगा, गूगल पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम होता है। ये UPI के थ्रू अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। UPI की फुल फॉर्म आ चुकी है, याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बच्चों, UPI अपन को जब मिलता है तो अपने बैंक की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके अंदर भी IFSC कोड होता है, इसमें भी IFSC, इसमें भी। अरे IFSC नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कौन से बैंक में जाएगा और उस बैंक की कौन सी ब्रांच में जाएगा, कहाँ अकाउंट है बंदे का। तो सब इसमें क्या होता है, UPI के अंदर पहले से इंफॉर्मेशन लोड कर ली जाती है कंप्लीटली। आपकी इंफॉर्मेशन पहले से लोड कर ली जाती है, फिर स्कैन कर करके पैसा ट्रांसफर करते रहो। क्लियर है? समझ में आ गया सारा खेल? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये आपने पूछा इसलिए बता दिया, ये आज का टॉपिक नहीं था। विदेशों से इंडिया में पैसा आना है तो स्विफ्ट के थ्रू आना है बच्चों। क्लियर? अगर देश से, अपने ही देश के एक सिटी से दूसरे सिटी में पैसा ट्रांसफर करना है तो IFSC कोड के थ्रू। लेकिन उसका ट्रांसफर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। उसमें
एक तो आपका हो गया कौन सा, निफ्ट, एक हो गया आपका आरटीजीएस, एक हो गया आपका आईएमपीएस, और एक हो गया ये। इन सब में चार्ज लगता है, आप सबको पता है। इसमें चार्ज पहले लगता था, शायद अब नहीं लगता यूपीआई में। क्लियर है? यूपीआई में पहले चार्ज लगता था लगभग 50 पैसा, अब नहीं लगता है। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा? बता दीजिए। आज का क्लियर है? आज का मेरा टॉपिक केवल स्कैनर था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछने की वजह से इतना कुछ हुआ है। लेकिन याद रखना, इसको बोलते हैं डिजिटल जीके। डिजिटल जीके। कमेंट नीचे करना, कुछ बच्चों कमेंट नहीं दिख रहे। ऊपर लो सर, आज तो ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हाँ, याद रखना, आप कंप्यूटर टीचर क्या तैयारी कर रहे हो, डिजिटल क्रांति के युग में हो, आपको ये पूरा पता होना चाहिए, ये होने भी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज था। फुल फॉर्म और देख लेना आप एक बार, बाकी मैंने पूरा समझाने की कोशिश की। शिफ्ट जो कोड होते हैं वो 11 के होते हैं, आईएफएससी कोड भी 11 का होता है, 0 रिजर्व होता है, ये याद रखना। एमआईसीआर कोड कितने का होता है? 9 का होता है। बच्चों क्लियर? कभी टाइम मिलेगा तो आधार कार्ड के इनके बारे में बता देंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। सर शिफ्ट में क्या बोल रहे हो? शिफ्ट में डिजिट्स का पूछ सकते हैं, कितने किसके हैं? तो शिफ्ट में मैंने बताया ना बच्चों, शुरू के जो 4 है, मनीषा कुमारी, जो शुरू के 4 है वो बैंक को बताते हैं, अगले 2 है वो शहर देश को बताते हैं, उसके अगले 2 है वो सिटी को बताते हैं, और उसके अगले 3 है वो ब्रांच को बताते हैं। क्लियर? बैंक भी आ गया, देश भी आ गया, शहर भी आ गया, और ब्रांच भी आ गया। इसके अलावा शिफ्ट में क्या पूछेगा? शिफ्ट देखिए मैंने पढ़ाया था आपको, देखो आप शिफ्ट देखिए, मैंने आपको बताया था, कहां बताया था? ये बताया था। देखिए ये 4 आपका बैंक कोड, ये आपका इंडिया कंट्री, ये लोकेशन कोड, बच्चों क्लियर, मतलब शहर, और ये ब्रांच कोड, टोटल 11। बैंक, कंट्री, लोकेशन, ब्रांच, बैंक, कंट्री, लोकेशन और ब्रांच। हाँ बिल्कुल। लोकेशन क्या होता है? लोकेशन मतलब शहर, सिटी। अरे बच्चों लोकेशन, मैं कौन सी लोकेशन पे हूं? उदयपुर हूं, उदयपुर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ ठीक है, और बोलिए, और कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ, कल अपन पढ़ेंगे मॉनिटर्स, जितने भी मॉनिटर हैं, टीएफटी क्या होता है, आईपीएस मॉनिटर क्या होते हैं। बच्चों पढ़ाने की आप टेंशन मत लो, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा आपको, आप जिंदगी में नहीं पढ़ के आए होंगे। लेकिन आप पहले सुनो, अब पूछो ना, मैं कह रहा हूं आप पूछो क्वेश्चन, अब नहीं पूछेंगे, लेकिन बीच बीच में बहुत पूछते हो तुम लोग। क्लियर? बीच बीच में बहुत पूछते हो, पढ़ाने दो किसी को, लास्ट में पूछ लो, पेपर पेन रखो, लास्ट में पूछ लो कि सर ये में दिक्कत आई। पहले सुनो। आरएस जो बनता है उसकी एक आदत होती है, आईएएस जो बनता है उसकी एक आदत होती है, वो बहुत सुनता है, और सुनता है इसलिए वो धैर्य रखता है और समझता है। बच्चों क्लियर? अब आप सुनते ही नहीं हो, पहले से टाइप करके बैठे रहते हो, वो गलत चीज हो जाती है। क्लियर? ठीक, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, काफी टाइम